हेलो स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि दोनों आप जो है आपके फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर को जब हम इंक्रीज करते हैं, दोनों की क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में सेम वे में चेंजेस होता है कि जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शंस में मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, उसी प्रपोर्शन में और उसी रेशियो में वापस मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल रहेगा। देन इट इज टू बी सेड दैट द लॉ ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न टू लॉ ऑपरेट हो रहा है। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल से हमारा तात्पर्य है कि जब उत्पादन प्रक्रिया में कुल उत्पत्ति की मात्रा में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, कि आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी उसी रेशो में इंक्रीज होगी जिस रेशो में आपने टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनमें चेंजेस किया। तो सपोज कीजिए कि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 20% से इंक्रीज कर रही हूँ, देन टोटल प्रोडक्टिविटी विल इंप्रूव बाय 20%। और अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 40% का चेंज कर रही हूँ, देन टोटल प्रोडक्टिविटी विल इंप्रूव बाय 40%। तो जिस अनुपात में साधनों की उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में जब एक फर्म में कुल उत्पत्ति में वृद्धि होती है, तो हम ये कहेंगे कि पैमाने के समता प्रतिफल यहाँ लागू हो रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू लॉ ऑपरेट हो रहा है, ये किसी भी फर्म या किसी भी उत्पादित स्थिति में। अब ये स्टेज कब आती है? सबसे पहले आती है आपकी वृद्धिमान, जो मैंने फर्स्ट में एक्सप्लेन की। तो सबसे पहले वही कंडीशन होगी कि आपकी दोनों कॉस्ट गिरेगी, बट आफ्टर सम टाइम्स उस फर्म को चलाते हुए जब कुछ समय हो जाता है, तो कुछ समय के बाद कांस्टेंट रिटर्न जो है उसकी कंडीशन आएगी। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी। ये सेकंड स्थिति है और ये हर उद्योग या हर इंडस्ट्री में ऐसी कंडीशन आती है लॉन्ग टर्म में जाकर के। तो अतः एक फर्म के लिए साधनों की दी हुई कीमत पर कुल लागत और उत्पत्ति उसी अनुपात में बढ़ती है। तो कुल लागत आपकी और उत्पत्ति दोनों सेम बढ़ती है। टोटल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल कॉस्ट सेम क्वांटिटी में इंक्रीज होती है। इफ कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, देन टोटल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। इफ टोटल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज 20%, देन टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज 20%। तो यहाँ कुल लागत और कुल उत्पत्ति की मात्रा समान रूप से बढ़ती है, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि फर्म में उत्पत्ति समता नियम, फर्म में जो है स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है वो लागू हो रहा है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के सहायता से देखेंगे कि सपोज कीजिए x प्लस वाई लगाया, देन 100, 2x प्लस 2y फैक्टर यूज किया, देन 200 यूनिट का प्रोडक्शन आता है। अगर मैं 3x और 3y दोनों फैक्टर को बढ़ाऊं, देन 300 यूनिट का प्रोडक्शन आता है। इफ आई एम यूजिंग 4x एंड 4y, देन 400 यूनिट का प्रोडक्शन आता है। देन इंक्रीजिंग फैक्टर की रेट और इंक्रीजिंग आपकी प्रोडक्टिविटी की रेट सेम है। अब आप इसको इस ग्राफ पर किस स्टाइल से शो करेंगे? देन o x y। अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ से 1 इंच की दूरी ली है या 1 सेंटीमीटर जो भी आपने लिया है, 1 cm यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो ये सबसे पहले एक इस स्टाइल से आपका एक रेक्टेंगुलर तो नहीं बनेगा, यहाँ एक स्क्वायर शेप की है, वो आपकी बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में एक स्क्वायर शेप प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर आपने। तो सबसे पहले मैंने K और L फैक्टर की क्वांटिटी यूज की है। अब वापस 1 सेंटीमीटर ही मेरी वृद्धि होगी, आपको इसको स्केल से नाप करके बनाना पड़ेगा। किसी स्टाइल का ज्यादा डिफरेंशिएशन इसमें नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगी हर प्रोडक्शन पर, आपकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी, कहीं किसी भी स्टाइल की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये सारी डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेगी आपके उत्पादन की। ये सारी, ये L2, L3, L4, K2, K3, K4। अब जहां पर ये दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं, वहां आप इस स्टाइल से एक आईपी कर्व बना सकते हैं। आईपी कर्व, यहाँ आपका 200 यूनिट का प्रोडक्शन है, 400 यूनिट का प्रोडक्शन है, 600 यूनिट का प्रोडक्शन है, 800 यूनिट का प्रोडक्शन है। IP1, IP2, IP3,
एंड IP4। अब जब हम इनको ABC सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये होगी लाइन टू स्केल, लाइन टू स्केल ABCD। ये आपका एक ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अब इस ग्राफ को समझ लीजिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले जब मैं 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो OL लेबर और OK जो है कैपिटल को यूज कर रहा हूँ। दिस इज लेबर एंड दिस इज कैपिटल। ये आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, ये हम इस स्टाइल से दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैंने OL लेबर यूज किया, OK मैं कैपिटल यूज कर रही हूँ, तो मेरी फर्म में जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो 200 यूनिट की हो रही है। उसके बाद सेम L1 से L2 सेम फैक्टर लगाए हैं और सेम कैपिटल लगाई है तो सेम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। देन L2 से L3 सेम फैक्टर यूज किए हैं लेबर का और कैपिटल का, तो वापस वही हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, A equal to B equal to C equal to D, the productivity same from each and every level of our production combination set. Then again OK1 equal to K1 to K2 equal to K2 to K3 equal to K3 to K4, ये सारे कैपिटल की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। देन अगेन लेबर OL1 equal to L1 L2 equal to L2 L3 equal to L3 L4। इट मीन्स लेबर की हर जगह आपने क्वांटिटी सेम यूज की है। देन प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो सेम, A equal to 200 equal to 400 equal to 600 and equal to 800। तो यह आपको बता रहा है उत्पत्ति पैमाने के स्थिर समता प्रतिफल की, जहां हम समान दर से लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं तो हमारी कुल उत्पत्ति में जो वृद्धि हो रही है वो बिल्कुल स्थिर दर से और समान दर से आपकी वृद्धि जो है वो हो रही है। वापस देख लीजिए, x प्लस वाई 100, 2x 2y 200, 3x 3y 300, 4x 4y 400, OK1 इक्वल टू K1 K2 इक्वल टू K2 K3 इक्वल टू K4 K3 K4, OL1 इक्वल टू L1 L2 इक्वल टू L2 L3 इक्वल टू L4 L1। श्रम की मात्रा, पूंजी की मात्रा, प्रोडक्टिविटी सब जगह समान हो रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ उत्पादन के समता प्रतिफल का जो नियम है आपका वो लागू हो रहा है और आपकी दोनों प्रकार की लागतें इस प्रकार रहेगी। दिस इज LMC इक्वल टू LAC, कांस्टेंट है बिल्कुल OXY, ये आपकी दोनों कोस्ट की जो है वो है, दोनों लागतें आपकी इस प्रकार रहेगी। लॉन्ग टर्म मार्जिनल कोस्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कोस्ट, लागतें आपकी यही रहेगी। अब आते हैं हम, ये आप दोनों डायग्राम को देख लीजिए एक बार, फिर मैं कलअप कर लूँ। तो ये था हमारा उत्पत्ति समता नियम, जो एक सेकंड स्टेज पर हर फर्मों में आता है। अब देखिए आप पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, लास्ट कंडीशन आती है ह्रासमान प्रतिफल, रिटर्न टू डिमिनिशिंग स्केल। ये कंडीशन है कि जब उत्पादन के साधनों में समानुपातिक वृद्धि करने पर भी, उत्पादन के साधनों में समानुपातिक वृद्धि करने पर भी कुल उत्पत्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है, आपके टोटल प्रोडक्शन में बहुत कम वृद्धि हो रही है, तो उसे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे। उसे हम कहेंगे कि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज किया वो ग्रेटर था, बट आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम आई है। इट मीन्स हेयर द टोटल प्रोडक्टिविटी इज लोअर देन द टोटल कोस्ट, आपकी कोस्ट है वो ग्रेटर है और आपकी उत्पत्ति वो कम है। इट मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी इज लोअर इन कंपैरिजन देन टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने जो चेंज किया वो ज़्यादा हाई था। आप उत्पादन के साधन ज़्यादा तेज गति से बढ़ा रहे हो बट आपकी कुल प्रोडक्टिविटी लोअर हो रही है। इट मीन्स जब आपने 20% चेंज किया तो 10% आया, जब आपने 40% चेंज किया तो 20, आपने जब 40% चेंज किया तो 50% आया, जब आप 60% से चेंज कर रहे हो तो यहाँ 35% का चेंज आ जाता है, ये सॉरी 25% का चेंज आ जाता है। इट मीन्स ये रेशियो हायर है और ये रेशियो बहुत लोअर है, तो कुल उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हो रही है, जबकि हम एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। हम फैक्टर जो हमने पहले यूज़ किए थे उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, बट टोटल प्रोडक्टिविटी उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो हम कहेंगे पैमाने
पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहेंगे। अब ये पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में क्या होता है कि उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि होती है वो साधनों की मात्रा से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ वापस x प्लस वाई क्या था आपका 100, देन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 हो जाएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 300 कर लो, 350 कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये रिजल्ट आया कि हमने फैक्टर में चेंजेस ऐसे किए बट हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूस गिरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे, आपको वो देखना है। वापस वही ओ एक्स वाई, वही हम पूंजी की इकाइयां ले रहे हैं, वही यहाँ पर हम श्रम की इकाइयां ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए तो आप एक इंच सेंटीमीटर का ले लीजिए, K1 और L1 ये किया तो 200 यूनिट का आपकी प्रोडक्शन फर्म में हो रहा था। अब आपको वापस 200 करना है तो आप जो फैक्टर लगा रहे हैं वो ये हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर 200 करना है तो आप फैक्टर जो यूज कर रहे हैं वो ये हो जाएगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम आपका ये जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फैक्टर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इस स्टाइल से आपका ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर 400 आया और यहाँ पर आपका 600 का प्रोडक्शन होगा। पहली बार जो आपने लिया ए बी सी ये इस स्टाइल से हो गई और ये लाइन होगी आपकी लाइन टू स्केल। देखिए अब इसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले OK1, OK1 इज लेस देन K1 to K2, then this is again K2 and K3, K4 में यहाँ शो नहीं कर सकती क्योंकि डिस्टेंस कम लग रही है। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने बहुत कम फैक्टर यूज किया और मेरा 200 यूनिट का हो गया। अब मुझे 200 यूनिट का ही प्रोडक्शन करना है लेकिन मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा यूज करना है। उसके बाद मुझे फिर वापस जाके 200 का ही यूज करना है लेकिन मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है। और सेम ऐसा ही लेबर के साथ भी हो रहा है। OL1 जो है इट इज लेस देन L1 and L2 and it is again less than L2 L3। आगे से आगे देखिए सबसे पहले बहुत कम थे, फिर थोड़े ज़्यादा बढ़े और फिर और ज़्यादा बढ़ गए। इट मीन्स हर बार श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों में दुगनी तिगुनी वृद्धि होने पर भी, दुगनी तिगुनी रेट से वृद्धि करने पर भी कुल उत्पादन में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है या आनुपातिक वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी आपके पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। एक बार देख लीजिए, देखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये इस स्टाइल से ये फैक्टर है और ये आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी है। यहाँ आप लिख सकते हो टोटल प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन और कुल उत्पत्ति। और ये हो गया आपका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जहाँ पर हम कहेंगे कि OA जो है वो क्या है इक्वल टू, देखिए देखने में प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, प्रोडक्शन हर लेवल पर सेम है, A से B तक भी आपका वही प्रोडक्शन हो रहा है जो B से C तक का हो रहा है, बट फैक्टर का यूटिलाइजेशन हर जगह बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर इसको आप लागतों की सहायता से देखते हैं तो यहाँ पर आपकी दोनों लागतें जो होगी वो इस स्टाइल से होगी LMC और LAC। इट मीन्स LMC ग्रेटर इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन देन एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल कोस्ट जो है वो लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है। दोनों प्रकार की लागतें जो है वो किसी साधन की तीव्र गति से बढ़ाई जा रही है। अब ये कंडीशन क्यों आती है, फर्म में क्यों हुआ कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट हुआ, तो उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण है कि विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम सहयोग हो गया। विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम सहयोग के बाद भी, सहयोग के बाद भी उत्पादन
सर्वोत्तम सहयोग के बाद भी उत्पत्ति की जाती है। विभिन्न साधनों में सर्वोत्तम सहयोग के बाद भी उत्पादन की इकाइयां उत्पादन साधन की इकाइयां बढ़ाई जाती है। कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो गया, बेटर कंडीशन आ गई, सब कुछ भी पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप तो सोच रहे नहीं और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और एक ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशन भी फर्म की आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन का लालच शांत नहीं हो रहा और आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ये कंडीशन आ रही है कि जब एक बेटर कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, उसके बावजूद भी आप उत्पादन के साधन की इकाइयां बढ़ाते जा रहे हो कि शायद अच्छा रिजल्ट आए, तो फिर ऐसा नहीं आएगा और यहाँ पर आपकी दोनों प्रकार की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी गिर जाएगी। अब सबसे पहला है कि कुछ ऑप्टिमम जो हो गया, अब ज्यादा आपने इकाइयां यूज कर रही तो कुछ जटिलताएं बढ़ जाती है, जटिलताएं भी बढ़ जाती है। कम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, आसानी से सब काम हो रहा था, अब आपने अचानक बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है फर्म में उनको नियंत्रित रेगुलेट करने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को एकदम हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड प्रॉब्लम आपकी ये बढ़ गई कि उसमें जटिलताएं बढ़ गई। उसके बाद प्रशासन की समस्याएं बढ़ गई, प्रशासन की समस्या हुई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, टैकल नहीं कर पाते हैं कि किस स्टाइल से इसको कंट्रोल करना है, क्या करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। तो ये प्रॉब्लम भी फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है एटलीस्ट उसको लवर कर देती है। उसके बाद है श्रम साधनों की वृद्धि से, अब अगर हमने श्रम साधनों की उत्तरोत्तर वृद्धि से, श्रम साधनों की उत्तरोत्तर वृद्धि से उन पर नियमन और नियंत्रण में, नियमन नियंत्रण और समन्वय, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ। अगर हमने लेबर और कैपिटल इनकी क्वांटिटी कंटिन्यूस इंक्रीज करते गए तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि उनको इतना अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ना लेबर का कैपिटल के साथ हो पाएगा, ना इंक्रीजिंग कैपिटल का कैपिटल के साथ हो जाएगा, ना इंक्रीजिंग लेबर का उस अपने साथ कंट्रीब्यूट जो है वो अच्छे से हो जाएगा। इस वजह से भी कुछ कठिनाई क्रिएट होगी और ऑप्टिमम रिजल्ट जो है वो फर्म में नहीं आएंगे। उसके बाद है निर्णय में विलंब हो सकता है, निर्णयों में विलंब, डिले इन डिसीजन। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर सबका, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसीजन इजी गोइंग नहीं होगा, सब एक दूसरे पर टालेंगे और एटलीस्ट बेटर डिसीजन जो है वो फर्म में नहीं हो पाएगा। तो निर्णयों में एक विलंबता आ जाएगी जब ज़्यादा सोर्सेज जो है वो किसी फर्म या किसी यूनिट में हो जाएंगे। उसके बाद संगठन की कुशलता भी गिर सकती है, संगठन की कुशलता में गिरावट, संगठन की कुशलता में गिरावट। इट मे बी पॉसिबल्स कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी गिर जाए, जब आप कुछ भी नहीं टैकल कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी गिर जाएगी और एफिशिएंसी गिरते ही उसके नेगेटिव रिजल्ट जो है वो आने लग जाएंगे। उसके बाद है अमितव्यता, एक लिमिटेशंस के बाद भी अगर हम साधन लिए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, तो फिर वो अमितव्ययी होगी, बहुत ज़्यादा खर्चीले सिद्ध हो जाएगी। उन लेबर को और कैपिटल को दोनों को हमें बेजे सैलरी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट की जो है वो प्रोडक्शन की वो इसी वजह से इंक्रीज होती है और इसी वजह से ये दोनों लागतें लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फैक्टर यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी उतनी उनकी आ नहीं रही, बट हम कंटिन्यूस उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक बेटर रिजल्ट आपको देने लग जाएगा। तो ये सारे कारण हैं इन लोगों के ऑपरेट होने के, कि इस प्रकार जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसी भी फर्म में
ऑपरेट होता है। तो 3 प्रकार के लो थे, तीनों प्रकार के लो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। एक इनका अकेला एक ग्राफ भी है जो आपको बता सकता है, और एक टेबल भी आप इनकी बना करके शो कर सकते हो। तीनों को एक साथ बना सकते हो, तीनों को आप अलग अलग भी समझा सकते हो। अब किसी किसी बुक में इन ग्राफ को कुछ अलग वे में, अलग अलग किताबों में आप अलग अलग वे में देखोगे, तो वहाँ आपको ये ग्राफ कुछ अलग ही तरीके का है। तो उन्होंने किस मान्यता पर करा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कीजिए दिस इज लेबर एंड दिस इज कैपिटल, एक अलग करके बात है जो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से शो की गई है। तो वहाँ ये बताया कि सपोज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लेबर की क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लिया, और लेबर की क्वांटिटी को कांस्टेंट मान करके फिर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जा रहे हो कि किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हो। तो आप अपने प्रोडक्शन की लाइन जो है वो ये है कि 200, 400, 300 ये हो गया। और फिर उसी में बताया गया है कि अब देखिए अगर आपने सबसे पहले ये लेबर यूज किया तो ये प्रोडक्शन होगा, ये कैपिटल यूज किया तो ये प्रोडक्शन होगा, और ये यूज किया तो आपका प्रोडक्शन ये होगा। कि यहाँ पर आपकी एक फैक्टर की जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यहाँ पर कैपिटल आपकी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी आपकी कैपिटल की है जिसके साथ आप वेरिएबल लेबर को यूज कर रहे हो। अब आप सेम ऐसा का ऐसा ग्राफ एक इसमें देख सकते हो कि ये है, यहाँ पर आपकी इसकी जो है वो कांस्टेंट है, ये यहाँ पर आपका लेबर बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, और अब आप कैपिटल की क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपके क्या चेंज होगा। उसके बाद अब आपको इनको कहीं से भी इस सेंटर पॉइंट से आप एक लाइन ले जाइए, कहीं भी इस स्टाइल से आप सेंटर पॉइंट से लाइन ले जा करके देख लीजिए, सेंटर पॉइंट से लाइन ले जा करके देखिए, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन दोनों जो है आपके ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों में क्या लिंक थी। और इस स्टाइल से आपकी लाइन टू स्केल जो मैंने आपको बताई, लाइन टू स्केल, लाइन टू स्केल, लाइन टू स्केल हमारे को ये मिल सकती है। और ये कहलाएगी आपकी उत्पादन, ये तो कहलाएगी उत्पादन संभावना वक्र रेखा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और ये कहलाएगी आपकी लाइन टू स्केल। तो इस स्टाइल के कुछ ग्राफ भी दे रखे हैं, बट वो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसमें आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे जैसा ग्राफ मैंने बताए थे। जिस बुक के अकॉर्डिंग आप उस बुक के अकॉर्डिंग ग्राफ को समझ पाओगे। जो फेमस राइटर्स की बुक्स है उसमें इसी स्टाइल के ग्राफ दिए हुए हैं, बट वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन थोड़ी सी टिपिकल लगेगी। ये आपको एक नॉर्मल स्टेज पर आते ही एक थोड़ा सा हायर लेवल हुआ आपका, और आपको इतना अगर ऐसा समझा है तो हो सकता है बच्चों के समझ में नहीं आए। तो आप जो मैंने डायग्राम बनाया